स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां पर आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी को या किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं इस इक्विटी में, तो किस तरह से उस कंपनी को स्टडी करना चाहिए, कैसे उसके बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए एंड देन एक रैशनल डिसीजन लेना चाहिए उसके बिजनेस को समझने के बाद कि क्या हमें इस कंपनी के इक्विटी में, इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो फाइटर जेट प्लेन्स बनाने में महारत हासिल करती है। तो चलो देखते हैं कि इस कंपनी के बारे में क्या अच्छा है और क्या चीज है जो थोड़ा रिस्की भी है एंड शुड बी इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो जैसा हम देख सकते हैं कि ये लोग का एक्सपर्टाइज क्या चीज में, फाइटर जेट प्लेन्स बनाने में इनका एक्सपर्टाइज। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज द लार्जेस्ट डिफेंस पीएसयू इन इंडिया, यानी डिफेंस में काम करने वाली एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस पीएसयू कंपनी इंडिया में है। और ये क्या काम करती है? ये डिजाइन करती है, डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चर करती है, रिपेयर करती है, ओवरहॉल करती है और अपग्रेड भी करती है और थोड़ा बहुत सर्विसिंग का भी काम करती है। क्या चीज का? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें एयरक्राफ्ट शामिल है, हेलीकॉप्टर शामिल है, एरो इंजन शामिल है, एवियोनिक्स शामिल है, एक्सेसरीज है एंड एरोस्पेस के स्ट्रक्चर शामिल। तो इन सारे इक्विपमेंट का ये मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, उसमें कुछ अपग्रेडेशन करना है, उसके बारे में कुछ, उसमें कुछ सर्विसिंग का काम बाकी है, ये सारा काम ये कंपनी करती है। तो इसलिए ये क्या है, क्योंकि ये डिफेंस स्पेस में और खास करके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की एकमात्र कंपनी है, तो इसका इंपॉर्टेंस डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़ जाता है। बिजनेस सेगमेंट का बात करें तो क्या क्या है इनका? मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, ये लोग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं एंड देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। कंपनी का इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा है वो समझते हैं। हेल्प प्लेस, हेल्प मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द शॉर्ट फॉर्म HAL है। HAL plays a strategic role in India's defense program। तो इंडिया के पूरे कंप्लीट डिफेंस प्रोग्राम में इसका बहुत ही बड़ा और स्ट्रेटेजिक रोल रहता है। Being the only Indian company having specialization in aircraft manufacturing and providing maintenance and related services of aircraft। तो इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि इट इज इंडियाज ओनली कंपनी, being the only Indian company having specialization in manufacturing of aircraft। तो इस वजह से क्या होता है, एक तरह से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग में इनका कंप्लीट मोनोपोली है एज फार एज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर कंसर्न। अभी इनका परफॉर्मेंस का अगर बात करें तो किस तरह से कंपनी ने आज तक अभी तक परफॉर्म किया है, 2018 से लेके 2020 तक का अगर रिकॉर्ड चेक करें तो 2018 में इनका 50% रेवेन्यू रिपेयर से आया करता था और 50% मैन्युफैक्चरिंग से आता था। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि रिपेयरिंग सर्विसेज से रेवेन्यू इनका बढ़ते जा रहा है, तो 64% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो है वो आज के डेट में रिपेयरिंग और ओवरऑल से आ रहा है, जबकि 30% के आसपास 32% के आसपास जो रेवेन्यू है ये मैन्युफैक्चरिंग से आता है। ऑर्डर बुक का अगर बात करें तो Q3 में दिसंबर के एंड में इनका 79,230 करोड़ का ऑर्डर बुक था, जो कि मार्च एंड आते आते बढ़ के 82,153 करोड़ हो गया, यानी एक ही क्वार्टर में इनको करीब करीब 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। इबिटा मार्जिन का बात करें तो वो भी मोर और लेस स्टेबल ही रहा है, 24% Q3 में था और Q4 में 22% का इबिटा मार्जिन है। इंटरेस्टिंग चीज है कि आने वाले जो ऑर्डर्स जो इनको मिल सकते हैं, जो पाइपलाइन है, वो काफी बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज है। 1,24,000 करोड़ का ऐसा ऑर्डर है जो आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज कर सकती है, तो इनको इतना बड़ा ऑर्डर साइज मिलने का एक्सपेक्टेशन है। अगर इबिटा और पैट के परफॉर्मेंस को देखें तो इनका रेवेन्यू जो है पिछले 4 साल में 7.4% के कैगर से ग्रो किया है, इबिटा 12% के कैगर से ग्रो किया है एंड प्रॉफिट 26.5% के कैगर से ग्रो किया। यानी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि
रेवेन्यू से ज्यादा इबिटा में ग्रोथ आया है और इबिटा से भी ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ आया है। कब? FY18 से FY22 तक। FY22 में रिपेयर एंड ओवरऑल इज 64% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, while manufacturing contributed around 30%. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इस तरह का काम है जहां पर आपको रेगुलरली अपग्रेड करना पड़ता है अपने टेक्नोलॉजी को, अपने इक्विपमेंट्स को। आप जो एयरक्राफ्ट आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना आप एयरक्राफ्ट दे रहे हैं जो दिन पे दिन खराब हो जाए, या जब वॉर का सिचुएशन आए तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं हो कि अपने एनिमी को कम्बैट कर पाए। तो इसीलिए R&D पे बहुत खर्चा करना पड़ता है कंपनी को, और ये कंपनी करती भी है। FY18 में 1600 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किया था, FY19 में 1460 करोड़ करीब, FY20 में 1232 करोड़ और FY21 में 1680-90 करोड़ के आसपास खर्चा किया। एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स का बात करें तो 8.7% था, 19 में 7.3%, 20 में 5.8% एंड FY21 में 7.4% ऑफ द टोटल सेल्स इनका R&D में खर्चा हुआ था, विच इज शोइंग दैट कंपनी अपने आप को डेवलप करने के लिए हर वो प्रयास कर रही है कि अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रखे और नया से नया इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आगे चल के लॉन्च कर सके। इनका अगर पूरे बिजनेस डिटेल्स को अगर हम लोग देखें समराइज करके, तो ऑपरेशंस में ये लोग क्या क्या काम करते हैं। ये लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स का, रिपेयर करते हैं, ओवरऑल करते हैं, अपग्रेड करते हैं एंड सर्विसिंग भी करते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं? ये लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, एरो इंजन बनाते हैं, एवियोनिक्स बनाते हैं, एक्सेसरीज है एंड एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। इनके डिविजन्स अगर फैसिलिटीज का बात करें तो इनका बेंगलोर कॉम्प्लेक्स है, मिग बनाने के लिए अलग से कॉम्प्लेक्स है, हेलीकॉप्टर बनाने का है, एक्सेसरीज का अलग से है, डिजाइन कॉम्बैट का कॉम्प्लेक्स अलग है, और एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनका कर्नाटका में बहुत जल्दी आने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके पास 20 प्रोडक्शन यूनिट्स है और 10 R&D रिसर्च यूनिट्स है। को लोकेशन इनके 9 अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में ये इनका फैसिलिटीज लोकेटेड है। प्रोडक्ट्स को अगर डिटेल में देखें तो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स है, फ्यूचर में ये कुछ अलग डिजाइनर हेलीकॉप्टर्स बनाने का प्लान में है, अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है बट इस पे काम चल रहा है अभी। पावर प्लांट्स का इक्विपमेंट बनाते हैं, एवियोनिक्स का इक्विपमेंट है, सिस्टम्स एंड एक्सेसरीज बना रहे हैं, एरोस्पेस में भी ये काम करती है और मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड करती है इन द सेंस कि ये एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स बनाने में जो मटेरियल्स लगता है, कुछ की मटेरियल्स, उसको भी ये लोग खुद इन हाउस बनाते हैं। एयरक्राफ्ट में ये लोग क्या क्या बनाते हैं? ये लोग हॉक बनाते हैं, LCA, Su-30 MKI, डॉर्नियर, STT-40, ये सारे वेराइटीज ऑफ एयरक्राफ्ट ये कंपनी बनाती है। अगर इसका थोड़ा सा देखें कि किस तरह से ये कंपनी काम करती है, तो ये छोटा सा कंपनी का कॉर्पोरेट वीडियो है, इससे पूरा समझ में आता है कि ये जो एयरक्राफ्ट बनाती है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखते हैं हम लोग।
मेनली हम लोग को समझ में आ गया कि किस किस डिफरेंट वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट ये लोग बनाते हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जब हमारे डिफेंस का बात आता है। तो यहाँ अभी हम लोग को अब हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग हेलीकॉप्टर्स में क्या क्या वैरायटी बनाते हैं। तो हेलीकॉप्टर्स में ये लोग का ध्रुव है, चीता है, चेतक है, लैंसर है, चीतल, रुद्रा, LCH, LUH, ये सारे वैरायटी ये लोग के हेलीकॉप्टर डिवीजन में पाए जाते हैं। अब इनका जो मेजर कॉम्प्लेक्सेस है जहां पर ये लोग के मैन्युफैक्चरिंग लोकेटेड है, जैसा मैंने बताया बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स जो इनका मेन है, प्रोडक्शन ऑफ ROH एंड फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एंड इंजन्स बनाते हैं। मिग कॉम्प्लेक्स है, हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ROH हेलीकॉप्टर्स बनाया जाता है। एक्सेसरीज कॉम्प्लेक्स है एंड डिजाइन कॉम्प्लेक्स है। तो ये 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पर मिला के सब काम ये लोग जनरली जितना प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है यहीं पर मेनली किया जाता है। इनके जो प्रोडक्ट्स का अगर बात करें डिटेल में, तो ये लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स जो लोग बनाते हैं वो अजीत, मेरुट, HPT 32, किरण, तेजस, LCA, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो ये सब क्या है, ये सब इंडियन यूटिलिटी इंडिया में ही यूज करने के लिए ये सारे इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर कुछ एयरक्राफ्ट है जो ये लोग लाइसेंस लेके बनाते हैं, यानी किसी और कंपनी के लिए मे बी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसा काम करते हैं, उनसे लाइसेंस इनका लिया हुआ है बनाने के लिए। और ये फिर इंडियन डिफेंस को भी यूज आता है और मे बी एक्सपोर्ट के काम में भी आता है। तो इसमें MiG-21 हो गया, MiG-27 हो गया, AVRO हो गया, जैगुआर हो गया, डॉर्नियर हो गया, Su-30 हॉक, ये सारा इनको लाइसेंस मिला हुआ। फिर हेलीकॉप्टर जो बनाते हैं लाइसेंस के अंडर में, वो चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर है जो इनको लाइसेंस मिला हुआ है बनाने के लिए। फिर इनका और क्या एक्सपर्टाइज है इनके पास, कंपनी के पास जिसमें इनका एक्सपर्टाइज है, द कंपनी एक्सपर्टाइज आल्सो लाइज इन एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन फॉर डिफेंस कस्टमर, यानी इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करने के लिए अपग्रेड करने का काम भी ये लोग एयरक्राफ्ट को करते हैं, which includes major changes like re-engineering, that is replacing or upgrading the engines, avionics चेंज करने का, उसको अपग्रेड करने का, और वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन, यानी जो एयरक्राफ्ट कुछ ऐसे थे जिसमें शायद वेपन्स लोड करने का जगह नहीं था, उसको ये लोग वेपन सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं उस एयरक्राफ्ट में कि उससे भी अगर कल को मिसाइल अटैक करना पड़े हमें एनिमी के ऊपर तो वैसा कैपेबिलिटी भी उस एयरक्राफ्ट में आ जाए। तो वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं। इट हैज अपग्रेडेड सेवरल एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग MiG-21, BIS, MiG-27, ये सब ये लोग अपग्रेड कर चुके हैं। जैगुआर को भी अपग्रेड कर चुके हैं टू एनहांस देयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस। मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क इनके बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इनका मेजर रेवेन्यू जो है ना वो मेंटेनेंस और रिपेयर बिजनेस से आता है। इसको ये लोग शॉर्ट फॉर्म में MRO बोलते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑल। Maintenance, repairs and overall contributed 64% of the total revenue of the company in FY22. तो मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू आज के डेट में कंपनी को कहां से मिल रहा है, MRO डिवीजन से मिल रहा है, which has increased from 40% in FY18, while the share of revenue from manufacturing has declined to 30% from 50%. ये हम लोग पहले भी टेबल में देख चुके हैं। This was mainly due to lack of orders in manufacturing segment, as lot of products were in the development stage, which led to decline in revenue from manufacturing. यानी बहुत सारा प्रोडक्ट इनका डेवलपमेंट स्टेज में था जिसके वजह से क्या हुआ, इनको नए ऑर्डर्स नहीं मिले। कॉमन सेंस लगाने का बात है कि जब ऑलरेडी डिफेंस ने यानी मान लो इंडियन एयरफोर्स ने इनको फॉर एग्जांपल 5 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रखा है, तो जब तक ये 5 एयरक्राफ्ट ये लोग बना के सप्लाई नहीं कर देते या फिर 5 में से कम 2 या 3 सप्लाई नहीं कर देते, जनरली फ्रेश ऑर्डर्स नहीं मिलते। आप कम से कम पहला ऑर्डर पूरा तो करो, उसके बाद तो आपको फ्रेश ऑर्डर मिलेगा। तो इनको जो पहले का ऑर्डर मिला हुआ था वो सब डेवलपमेंट स्टेज में थे, उस वजह से नया मैन्युफैक्चरिंग का इनको ऑर्डर कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग से जो इनका रेवेन्यू है थोड़ा सा डिप किया, जबकि रिपेयरिंग से इनका रेवेन्यू जो है वो काफी बड़ा है। However, MRO revenues continue to increase, led by repairs and overall activities. इसमें रशियन एंड वेस्टर्न ओरिजिन एयरक्राफ्ट, तो रशिया रिलेटेड जो एयरक्राफ्ट है रशियन ओरिजिन और वेस्टर्न ओरिजिन का, उसमें काफी इनको रिपेयरिंग का ऑर्डर्स मिला
और वहां से इनका मेन रेवेन्यू रिपेयरिंग से ही आया। रेवेन्यू का अगर एमआरओ का बिजनेस का अगर बात करें तो किस तरह से ग्रो किया है, FY18 में देखें तो ऑलमोस्ट 50-50% रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग और एमआरओ एक्टिविटी से था। फिर FY19 में थोड़ा सा बढ़ा, FY20 में और बढ़ा, 21 में और बढ़ा, एंड 22 में तो ऑलमोस्ट 64% ऑफ द रेवेन्यू रिपेयरिंग से आ रहा है। एंड एक्सपेक्टेशन है कि आगे चल के FY24 तक ऑलमोस्ट 73% रेवेन्यू इनका कहां से आएगा, रिपेयरिंग डिवीजन से आएगा, और सिर्फ 22 to 23% जो है ये इनका मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। तो रिपेयरिंग वाला जो डिवीजन है दैट इज डूइंग वेल फॉर द कंपनी। एमआरओ इनको ऑर्डर्स अभी क्या है और फ्यूचर आउटलुक क्या दिख रहा है एमआरओ ऑर्डर्स का। तो हेल मैनेजमेंट हैज सेड एमआरओ एक्टिविटीज ऑन एनी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड इंजन्स डिपेंड्स ऑन देयर यूटिलाइजेशन level and generally requires repairing after about 2000 hours of flying or 8 to 10 year of service। यानी मैनेजमेंट का बोलना है कि जो एमआरओ का ऑर्डर जो मिलता है कंपनी को वो डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट जो कंपनी ने बना के सप्लाई किया वो यूटिलाइज कितना हुआ है। जितना ज्यादा यूटिलाइज होगा उतना ज्यादा उसमें डेप्रिसिएशन होगा और रिपेयर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो या तो 2000 घंटा यूज होने के बाद रिपेयरिंग का जरूरत पड़ता है, या तो 8 से 10 साल के बाद एक कंपल्सरी रिपेयरिंग का जरूरत पड़ता है या सर्विसिंग का जरूरत पड़ता है। However, only repair is also sometimes required in case of any emergency problem। और कभी कभार कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम होता है तो भी रिपेयर का रिक्वायरमेंट आता है। Thus, since the Indian Air Force has a large inventory of aircraft and helicopters at present and is in the process of procuring more, HAL would continue to get orders from MRO support। तो कंपनी को पूरा भरोसा है कि आगे चल के MRO से रेवेन्यू और बढ़ेगा। उसके पीछे एक सॉलिड रीजंस भी है क्योंकि एयरफोर्स के पास लार्ज इन्वेंटरीज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आज के डेट में है और आगे चल के ये लोग दे आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग मोर। तो जितना ज्यादा इन्वेंट्री एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का होगा आगे चल के उनके जो रिपेयरिंग का और ओवरऑल का रिक्वायरमेंट है वो और भी बढ़ते जाएगा। Management has also said that through MRO orders, though MRO orders expectation for the next 2 to 3 years are already known to the company, company shows order backlog for only next 1 year। तो बोल रहा है कि वैसे तो कंपनी को पता है कि नेक्स्ट 2-3 साल तक MRO से कितना ऑर्डर आ सकता है, बट कंपनी बोल रही है टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड हम लोग नेक्स्ट 1 या 2 साल को ही एक्सट्रापोलेट करेंगे। तो अभी जो MRO से इनका जो ऑर्डर आया है, जो ऑर्डर बुक है इनका 19,000 करोड़ का FY22 में था। दे आर एक्सपेक्टिंग कि FY23 के क्लोजर तक इट विल बी 24,600 के आसपास, एंड देन FY24 तक ये 29,000 करोड़ का ऑर्डर बुक सिर्फ रिपेयरिंग डिवीजन से हो जाएगा। ठीक है, अभी कंपनी के पास कितना ऑर्डर बुक है और क्या पाइपलाइन है ऑर्डर्स का। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड हेल्दी पाइपलाइंस प्रोवाइड द विजिबिलिटी टू द कंपनी। HAL FY22 closure order book was 82,513 crore। So this is a very good order book। 82,000 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के पास है FY22 के क्लोजिंग में। The company received orders worth ₹76,000 crore in last 2 years। तो लास्ट 2 साल में देखो कंपनी को कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। पिछले 2 साल में सिर्फ 76,000 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है, of which 50% that is 40,000 crore of order were from manufacturing segment, which is led by order received in FY21 for 83 Tejas low combat aircraft। तो लो कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट था उसका 83 क्वांटिटी का इनको ऑर्डर मिला था। MK-1A एंड 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इनको ऑर्डर मिला था। ठीक है, तो रिपेयर एंड ओवरऑल सेगमेंट ऑर्डर इनफ्लो वाज 28,000 करोड़। तो 40,000 करोड़ के आसपास मैन्युफैक्चरिंग से ऑर्डर आया और 28,000 करोड़ के आसपास रिपेयरिंग से ऑर्डर आया इन लास्ट 2 years, while 2,774 crore of order was received from development segment during the period। तो मेन ऑर्डर कहां से आया, मैन्युफैक्चरिंग से ऑलमोस्ट 40,000 करोड़, फिर रिपेयर से 28,000 करोड़ और 2,800 करोड़ रुपए जो करीब डेवलपमेंट सेगमेंट से आया। अभी अगर इनका ऑर्डर बुक का बात करें तो इनके पास आज के डेट में ऑलमोस्ट 82,000 करोड़ का ऑर्डर है, एंड एक्सपेक्टेशन है कंपनी का कि नेक्स्ट ईयर ये 1,10,000 करोड़ हो जाएगा
और FY24 आते आते ये 1,29,000 करोड़ तक का ऑर्डर बुक बन सकता है। और पाइपलाइन में अभी भी गवर्नमेंट के पास जो ऑर्डर आने वाला है, जो गवर्नमेंट की तरफ से नए ऑर्डर्स रिलीज होने का एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें 1,24,400 करोड़ का ऑर्डर बुक्स आगे चल के बन सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली इसी कंपनी को मिलेगा ऑर्डर, बट ओवरऑल जो पाइपलाइन में है नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में जो ऑर्डर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना इनको मिल सकता है, तो 1,24,400 करोड़ का ऑर्डर इनको और मिल सकता है, विच इज इन द पाइपलाइन। एक चीज और अच्छा हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी जो कंपनी का है वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो FY19 में 24% ऑफ द ऑर्डर बुक जो था वो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी? इट्स लाइक कि जितना ऑर्डर मिला है उसके अगेंस्ट में कितना परसेंट रुपया हम लोग कस्टमर से एडवांस में लेके बैठे। तो अगर हम लोग कस्टमर से एडवांस में इतना रुपया लेके बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बुक्स में तो बैलेंस शीट में भले ही वो कैश में दिख रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम लोग के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देना है। तो उस पैसा को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने मन के हिसाब से, वो हम लोग के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी दिन पे दिन कम हो रहा है। FY19 में 24% ऑफ द ऑर्डर बुक था, 20 में भी 24% ऑफ द ऑर्डर बुक था, 21 में ये घट के 21% ऑफ द ऑर्डर बुक हो गया। ऑर्डर बुक वाज 80,000 करोड़ एंड FY22 में 18% है, जबकि हम लोग का ऑर्डर बुक 82,000 के आसपास। तो ये अच्छा साइन है कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी दिन पे दिन कम होते जा रहा है। वर्किंग कैपिटल पोजीशन भी देखेंगे तो दिन पे दिन कंपनी का साउंड होते जा रहा है। FY19 में अगर देखें तो इनका जो इन्वेंट्री डेज था 359 डेज था, डेटर डेज 227 डेज था और क्रेडिटर को ये लोग 48 डेज में पेमेंट किया करते। फिर धीरे धीरे ये इंप्रूव हुआ, इन्वेंट्री 331 हुआ, डेटर घट के 191 हुआ, पेमेंट का डेट थोड़ा सा बढ़ गया, 70 डेज में लोग पेमेंट करते। फिर FY21 में 266 डेज में इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, 90 डेज हो गया, कहां पर 227 डेज में इनको पेमेंट मिला करता था, अब 90 डेज में इनको पेमेंट मिल जाता है और ये लोग 36 डेज में पेमेंट कर देते हैं। FY22 में आज का जो पोजीशन है दैट इज इवन बेटर, 213 दिन का इन्वेंट्री डेज है, डेटर डेज ओनली 69 डेज रह गया और पेमेंट ये लोग 38 डेज में करते हैं। आगे चल के एक्सपेक्टेड है कि ये और इसी लेवल पे मोर और लेस FY23 और FY24 में 70 डेज और 38 डेज पे रहेगा डेटर एंड क्रेडिटर डेज। प्रोडक्शन जो FY22 में इन लोगों ने मेन प्रोडक्शन जो किया है, द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 44 एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स इन FY22 सेम एज FY21। यानी FY21 में भी इन लोगों ने 44 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स बनाए थे, FY22 में भी इन लोगों ने 44 ही बनाए हैं। एंड कंपनी एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस 40 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स इन FY23 और 23 में एक्सपेक्टेड है कि 44 के बदले दे विल प्रोड्यूस ओनली 40। Among the pending orders of HAL, which comprises current order backlog of manufacturing segment, the company has 8 low combat aircraft या light combat aircraft trainer order, 5 LCH order helicopters, low combat helicopters जो बोलते हैं, 9 ALH order, 83 LCA Tejas MK A1 order, इतना सारा इनके पास ऑर्डर है अभी, तो उसमें ये सारे पेंडिंग ऑर्डर्स इनके पास पड़े हुए। रेवेन्यू फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन इन FY23 एंड 24। अब ये इंटरेस्टिंग चीज होता है जब हम इस तरह के डिफेंस रिलेटेड कंपनीज को जब हम स्टडी करते हैं, तो जब हम लोग फ्यूचर को थोड़ा एनालाइज करना चाहते हैं तो हम लोग ऑर्डर बुक और उनका डेवलपमेंट स्टेज कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस स्टेज में है, उससे कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है या घट सकता है। तो क्या बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से जो रेवेन्यू आने वाला है ये एक्सपेक्टेड है कि FY23-24 में थोड़ा सा गिरेगा। क्यों गिरेगा? एज मेजर ऑर्डर्स ऑफ LCA Tejas MK1A विल स्टार्ट प्रोडक्शन इन FY25। तो जो मेजर प्रोडक्शन जो चालू होने का है, जहां पर इनको MK 83 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है, इसका प्रोडक्शन जो चालू होगा वो FY25 से होगा। तो 2 साल ये जो मेजर ऑर्डर है इसका प्रोडक्शन अभी चालू होने वाला नहीं है एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओवर नेक्स्ट 6 इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम FY25। तो FY25 यानी अप्रैल 2024, तो अप्रैल 2024 से
इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होना चालू होगा और उसके बाद नेक्स्ट 5 या 6 साल में इससे रेवेन्यू आए। तो यानी FY25 में चालू होके FY29 या FY30 तक यहाँ रेवेन्यू धीरे धीरे आना चालू होगा। ये एग्जीक्यूट चालू होगा नेक्स्ट 6 ईयर्स में। तो अभी 2 साल ये प्रोडक्शन कुछ नहीं होने वाला है जहां से मेजर ऑर्डर मिला। तो 2 साल जब ये मेजर प्रोडक्ट का कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा डाउन रहेगा। हाउएवर जो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स है इनके पास LCA ट्रेनर्स का, ALH का, LCH का, LUH का, ये कंप्लीट होगा ओवर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स। तो जो 2 से 3 साल ये तेजस का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा, वहां पर ये सब पेंडिंग ऑर्डर्स कंपनी कंप्लीट करेंगी। द मैनेजमेंट सेड द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ तेजस LCA, जो बड़ा ऑर्डर मिला है, अभी उनका कैपेसिटी है कि वो लोग साल में 8 तेजस हेलीकॉप्टर बना सकते हैं। ये तेजस एयरक्राफ्ट जो है ये 8 बना सकते हैं अभी का एट प्रेजेंट। और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये प्रोडक्शन चालू होगा FY25 में, ये कैपेसिटी 8 से बढ़ के 16 हो चुका हो एंड उसके बाद आगे चल के इसको 20 तक करना है। यानी अभी जो कैपेसिटी है तेजस MK-A11 बनाने का, एयरक्राफ्ट बनाने का, तो वो एयरक्राफ्ट ये लोग अभी 8 एयरक्राफ्ट बना सकते हैं साथ में, जबकि इसको 16 तक ले जाने का टारगेट है FY25 में एंड देन बियॉन्ड दैट ये लोग 20 का कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे। और वहां पर जब तक, यानी कंपनी का बोलना है कि जब तक हम लोग का 83 LCS का जो ऑर्डर मिला है, इसका प्रोडक्शन जब किक इन होगा, हम लोग का कैपेसिटी 20 का हो चुका होगा। अब कंपनी में रिस्क क्या क्या है, कहां कहां पर रिस्क एसोसिएटेड है? तो पहला तो है कि इट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनको मोर और लेस सारा कॉन्ट्रैक्ट, सारा ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मिलता है। तो कल को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ प्लान चेंज हो जाता है, पॉलिसी में कुछ चेंज हो जाता है, जो ऑर्डर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्डर आना बंद हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट अगर इंडिया का बहुत बढ़ जाता है किसी वजह से, तो वहां पर देख सकते हैं कि हम लोग को फ्रेश ऑर्डर में भी गवर्नमेंट का डिफेंस बजट थोड़ा सा वीक हो जाए, तो वहां पर इनको दिक्कत आ सकता है। बट अगर करंट सिचुएशन का बात करें तो आफ्टर रशिया एंड यूक्रेन वॉर, दुनिया में जितने भी कंट्री है सब अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने में लगे। और इंडिया भी, क्योंकि चाइना के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो उस वजह से इंडिया भी चाइना को कॉम्बैट करने के लिए अपना डिफेंस बजट आगे चल के बढ़ाएगा। तो इनके लिए मोरलेस ये अच्छा ही साइन है, नेक्स्ट 2-3 साल में इनको कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलने चाहिए। दूसरा दिक्कत क्या हो सकता है कि डिले इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो सकता है। कस्टमर के पास कुछ, कस्टमर मतलब मोरलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका मेजर कस्टमर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर इनको पेमेंट थोड़ा डिले हो रहा है तो वहां इनका कैश का शॉर्टेज आ सकता है और जो प्रोडक्शन है या जो एग्जीक्यूशन है उसमें कैपेबिलिटी में, मतलब एग्जीक्यूशन का टाइमिंग में थोड़ा सा डिले हो सकता है। फिर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी दिन पे दिन इवॉल्व हो रहा है, तो ये लोग अगर अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपडेट नहीं रख पाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो एयरक्राफ्ट बनेगा वो फॉरेन प्लेयर्स को ये ऑर्डर चले जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां एक रिस्क होता है। फिर दे आर डिपेंडेंट ऑन की टेक्नोलॉजी लाइसेंसर, जैसा कि हमने बताया कि इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लाइसेंस लेके ये लोग बनाते हैं। तो जहां पर ये लोग लाइसेंस लेके बनाते हैं वहां लाइसेंसर से के ऊपर ये लोग काफी डिपेंडेंट होते हैं। कल को अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया किसी वजह से तो वहां पर इनका प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो ये लोग लाइसेंसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पे काफी डिपेंडेंट होते हैं, सप्लायर्स पे डिपेंडेंट होते हैं एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम एक कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, उसके बिजनेस मॉडल को देखना है, तो इन सब चीजों पे नजर रखना होगा कि कहीं ऐसा कोई दिक्कत तो फ्यूचर में नहीं आ रहा है कंपनी। अगर इनका वैल्यूएशंस का बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू था पिछले साल 30,700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये बुल फेज में रहता है डिफेंस का पूरा सेक्टर, डिफेंस इंडस्ट्री, तो 25% का टॉप लाइन ग्रोथ आना चाहिए कंपनी में। मैन्युफैक्चरिंग से पता है कि थोड़ा सा डल होगा, बट रिपेयरिंग से मैनेजमेंट का बोलना है कि काफी ऑर्डर्स एमआरओ डिवीजन से इनको मिलेंगे। तो स्टिल अगर हम लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर लेते हैं तो 25% का टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं। तो वहां से इनका, और इबिटा मल्टीपल में 8 का मल्टीपल्स अगर कंपनी को दूं, डेट इनका ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 2 करोड़ का है, तो डेट तो नहीं के बराबर है। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन आता है 1842 रुपए के आसपास इनका टारगेट प्राइस निकल गया, जबकि करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1732। अगर नॉर्मल फेज में अगर लेते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, तो इनका इबिटा मार्जिन अगर लेता हूँ 21% का लेता हूँ,
तो 21% में क्या होगा, यहाँ कितना का टॉप लाइन ग्रोथ देख रहे हैं, 10% का टॉप लाइन ग्रोथ अज्यूम कर रहा हूँ। तो 10% का टॉप लाइन ग्रोथ अगर लेता हूँ, यहाँ पर 25% का टॉप लाइन ग्रोथ लिया था और EBITDA मार्जिन भी 25% का लिया, तब जाके 30,000 करोड़ आया था। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। ठीक है, और यहाँ पर 10% का टॉप लाइन ग्रोथ अगर लेते हैं तो 27,000 के आसपास का रेवेन्यू आता है। मार्जिन 21% का EBITDA मार्जिन अज्यूम करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो कंपनी कमाती है, और मल्टीपल इसको 6 का देते हैं, तो इसका वैल्यूएशन 1021 रुपए के आसपास आता है। अगेन इट इज करंटली ओवर वैल्यूड फ्रॉम द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। और अगर कंपनी बियर फेज में चले जाती है और टॉप लाइन सिर्फ 5% से ग्रो करता है एंड EBITDA मार्जिन भी घट के 16% हो जाता है, तो वहां पर इसको मल्टीपल भी कम मिलेगा, सिर्फ 4 का मल्टीपल के आसपास मिलेगी, और पर शेयर का वैल्यू 500 आ जाता है। ये तो एकदम जब एकदम पूरे बियर फेज में कंपनी चली जाती है तो ये वैल्यूएशन आएगा, बट आई डोंट थिंक कि इतना नीचे आना चाहिए, क्योंकि अभी ओवरऑल डिफेंस सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल एंड काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स फ्यूचर में आने वाले हैं, डिफेंस बजट गवर्नमेंट का बढ़ने वाला है, तो आई डोंट थिंक कि बियर फेज आने का कोई सीन है। तो करंटली जो नॉर्मल फेज में है इसका प्राइस 1021 निकल के आ रहा है, तो वहां से कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड दिखती है। बट अगर एक साल में हम देखें कि अगर बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और इसका एग्जीक्यूशन कंपनी का बहुत अच्छा रहता है, और जैसे हम लोग देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस आर आल्सो कमिंग डाउन, तो उम्मीद है कि इनका मार्जिन्स भी बेटर होना चाहिए कमिंग ईयर में, तो हो सकता है कि ये बुल फेज जैसा कुछ रिएक्ट करे और इसका प्राइस 1850 के आसपास नेक्स्ट में हो जाए। So this was all about this company HAL, that is हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसमें हम लोगों ने समझा कि कंपनी क्या क्या एयरक्राफ्ट बनाती है, किस तरह से रिपेयर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के रिपेयरिंग एंड ओवरऑलिंग का काम करती है, और मेजर रेवेन्यू इनका जो है मेंटेनेंस और रिपेयर एक्टिविटी से आता है। आगे चल के क्या, अभी कितना ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, पाइपलाइन में करीब करीब 1,24,000 करोड़ का पाइपलाइन पॉसिबिलिटी है, तो आगे सब कुछ कंपनी के लिए अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा ही दिख रहा है। एंड जैसा कि पूरे वर्ल्ड का मैक्रो एनवायरनमेंट और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, आई डोंट थिंक पर्सनली कि नेक्स्ट एक साल में एटलीस्ट किसी भी तरह का डिफेंस बजट में या डिफेंस प्रोवाइडर्स को किसी भी तरह का कोई दिक्कत या स्लो डाउन का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आगे चल के किस तरह से ये प्ले आउट होता है नेक्स्ट 1 ईयर में। दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपनी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंपनी के साथ, बट जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ सीखने मिल रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है इन सब वीडियोस को देख के, कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, कंपनी को कैसे वैल्यू करते हैं, ये कुछ जानने मिल रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है कि कैसे एक रैशनल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी कुछ जान पाए, कुछ नॉलेज ले पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।